चलेंगी, तुम भागो यहाँ से, अन्यथा मैं पुलिस को बुलाया हूँ। सब चोर उचक्के आवारा बदमाश इकट्ठा हो गए यहाँ। उन्होंने मोहन को अपनी गालियों में समेट लिया। हालांकि मेरे आने का मकसद नहीं भौंक पाए, किंतु उन्हें शक जरूर हुआ। अरुण अब पछता रहा था। धीरे से मेरे कान में बोला, इनकी बातों पर ध्यान न देना। एक बार जहर का नशा करने के बाद ये पागल हो जाते हैं। मैंने सोचा कि जो नशा आदमी के निकृष्ट और घिनौने स्वरूप को दिखा सकता है, वह कितना घातक होगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मनुष्य की इस निम्न और विकृत अवस्था पर नियंत्रण लगा सकता है। आदमी किसी नराधम स्थिति में गिर सकता है। ब्योमकेश ने मुझसे सारे तथ्यों को अच्छे से जांचकर मुआयना कर लेने को कहा था, इसलिए मैं मन ही मन कमरे की सभी वस्तुओं की सूची बनाने में लगा। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें कुछ चीजें थीं जैसे पलंग, कुछ कुर्सियों, अलमारी और एक छोटी बेड साइड टेबल। मेज पर टेबल लैंप के अलावा कागज, पेन आदि लेखन सामग्री थी। लिखे हुए कागज फैले हुए थे। मैंने एक कागज को उठाकर पढ़ने की चेष्टा की, पर 2-3 लाइनों के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। सब अश्लील बातों से भरा हुआ था। मोहन सही कह रहा था कि उनका लेखन एमिल जोला जैसे लेखक को भी शर्मसार कर देगा। लेखक महोदय ने एक कमाल और किया था। कुछ मजेदार लाइनों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें लाल स्याही से मार्क किया था। सच में मैंने अपने जीवन में ऐसा निकृष्ट और घृणित मस्तिष्क नहीं देखा था। अपनी उपकोई को रोकते हुए मैंने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन तब तक वह अपने लेखक कर्म में व्यस्त में हो चुका था। उसका पार्कर पेन तेजी से लिखता जा रहा था। पेन स्टैंड में एक और मार्कर पेन रखा था, जो संभवत उस लेखन के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था, जब शायद वह अपनी रसिक लाइनों को मार्क करें। और ठीक वही हुआ। जैसे ही पेज समाप्त हो गया, उन्होंने लाल स्याही वाल मार्कर पेन उठाकर बड़े मनोयोग से कुछ लाइनों को मार्क करना चाहा, किंतु चूंकि स्याही समाप्त हो गई, इसलिए उन्होंने स्टैंड में रखी लाल स्याही की दवात से फिर से स्याही और अपने काम में लग गए। मैंने अपना ध्यान अब दूसरी ओर लगाया। अलमारी में कुछ अधभरी दवाइयों की बोतलों के अलावा और कुछ नहीं थी। मोहन ने बताया, दवा उसने दी हैं। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिलाड़ियों थीं। एक दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे, दूसरा मुझे बताया गया बाथरूम में खुलता है। मैंने बाथरूम भी जाकर देखा, सामान्य जैसा ही था। तौलिया, साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। खिड़कियों, मुझे बताया गया, कभी खुलती नहीं, हमेशा बंद ही रहती हैं। मैंने देखा, लेकिन मस्तिष्क खाली ही रहा। मैंने सोचा, क्यों न दीवारों को खटकाकर देखूं? लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि संभव है कि इन लोगों का उनमें कोई गुप्त वाट या खजाना हो। एकाएक मेरी निगाह दीवार के आले में रखे चौंदी से निर्मित इत्र होल्ड पर पड़ी। उसमें सुई रखी थी। मैंने उसे उठकर देखा और आहिस्ता से अरुण से पूछा, क्या ये इत्र का प्रयोग करते हैं? अचकचाते हुए उसने सिर हिला कहा, कह नहीं सकता। यदि करते होते तो उनका शरीर महकता। यह कब से है यहाँ? ओह, मुझे याद है, यह पिताजी स्वयं खरीद कर लाए थे। मैंने मुड़कर देखा। नंदुलाल बाबू लेखन रोककर मुझे घूर रहे थे। उत्सुकता से मैंने रुई के टुकड़े को इत्र में भिगोकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अंत में मैंने पूरे कमरे को एक भरपूर नजर से देखा। नंदूलाल बाबू की नजर बराबर मेरी पीछा करती रही। उनके चेहरे पर अब भी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। हम लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं आप सब लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, कृपया सही सही उत्तर दें। अरुण बोला, अवश्य, आप पूछिए। मैंने पूछा, क्या आप लोग निरंतर पहरेदारी करते हैं? और कौन है जो इसमें शामिल हैं? अभय है। मौ और मैं, हम बारी बारी से पहरे पर बैठते हैं। हम नौकर या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देते। क्या किसी ने इन्हें कभी नशा लेते हुए है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जब जब लेते हैं, हमें पता लग जाता है। क्या किसी ने देखा है कि वह जहर कैसा होता है? जब वे खुलकर लिया करते थे, तब मैंने देखा था।
वह सफेद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ है। पहले होम्योपैथी दवा की बोतल में रखा जाता था। वे फलों के जूस में उसकी कुछ बूंदें डाल लेते थे। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैसी बोतल उनके कमरे में अब नहीं है। जी हाँ, निश्चित रूप से हमने कमरे को हर प्रकार से छान मारा है। तब जाहिर है वह कहीं से आता है, कौन लाता होगा? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं मालूम। क्या आप तीनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कमरे में नहीं घुसता? सावधानी से सोचिए। नहीं, डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं है। मेरी जांच समाप्त हो गई। इससे अधिक मैं और पूछता भी क्या? मैं तसल्ली से बैठकर सोचने लगा कि और क्या पूछा जा सकता है। एकाएक ब्योमकेश की बात याद आ गई। मैंने नए सिरे से पूछना शुरू किया, क्या इनके डाक से पत्र आते हैं? नहीं, पार्सल या कुछ और। तब अरुण ने उत्तर दिया, हाँ, सप्ताह में एक बार उनके नाम रजिस्टर्ड लिफाफा आता है। उत्सुकतावश मैं आगे झुक गया, कहाँ से आता है? कौन भेजता है? अरुण का सिर संकोच में शर्म से झुक गया। नहीं, कलकत्ता से ही आता है। भेजने वाली महिला है रेबेका लाइट। मैंने कहा, ओ, तो यह बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि उसमें क्या होता है? हाँ, अरुण ने उत्तर देते हुए मोहन की ओर देखा। तो क्या होता है उसमें? मैंने उतावले स्वर में पूछा। कोरे कागज। हाँ, कुछ कोरे कागज फोल्ड करके रखे होते